हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं सेल्स के बारे में और किरचॉफ्स लॉ के बारे में फ्रॉम स्टैंडर्ड 12। ओके, सो फर्स्ट, सेल, व्हाट इज सेल्स। सेल का काम क्या होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में बैटरी की जो यूज हम लोग करते हैं वो सर्किट में पोटेंशियल प्रोवाइड करने के लिए क्या करता है, एक वी पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। जिस पोटेंशियल से इस सर्किट में करंट का जो फ्लो होगा उसको वो मेंटेन करता है। ठीक है, तो हम लोग एक डिवाइस बोलते हैं सेल को, कि इलेक्ट्रिक सेल क्या है। इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच यूज टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट थ्रू इट्स पोटेंशियल टू। ठीक है, सो क्या बोला गया, a cell is a device which provides the necessary potential difference to an electric circuit to maintain a continuous flow of current in it. Electrochemical cells convert chemical energy into electrical energy. अब सेल्स के इंस्ट्रक्शंस के बारे में अगर हम कंस्ट्रक्शंस के बारे में जाने तो बोला गया है सेल कैसा होगा। सेल जनरली आप लोग बैटरी देखे होगे, नॉर्मल ड्राई सेल सिलिंड्रिकल शेप में, है ना, होता है ना, एक पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, 1.5 वोल्ट के अप्रोक्स, जो मार्केट में नॉर्मल अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारे सेल्स बने होते हैं। बेसिकली सेल्स जो हम लोग बोलते हैं उसमें ये एक कंटेनर में, मींस के अंदर हम लोग एक दो मेटल प्लेट्स इनबिल्ड करते हैं, दो मेटल प्लेट इनबिल्ड करते हैं, और उसके अंदर हम लोग कुछ सॉल्यूशन, केमिकल सॉल्यूशन रखते हैं उस कंटेनर के अंदर। अब ये जो सॉल्यूशन हम लोग रखते हैं इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। और जो टू मेटल स्ट्रिप हम लोग रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। ओके, तो अब क्या है कि केमिकल रिएक्शन जब होता है इनिशियली, तो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है, लाइक H2SO4 हम लोगों ने ले लिया, तो इसमें से पॉजिटिव आयंस भी फॉर्म करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होंगे। सो पॉजिटिव आयंस जिस प्लेट्स पे जाकर के, हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव आयंस जिस प्लेट पे जाकर के अटैच्ड हो जाता है, क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में ब्रेक होकर के पॉजिटिव आयंस एक की तरफ जाएगा और एक में नेगेटिव आयंस जाएंगे। तो जिसमें पॉजिटिव आयंस जाके अटैच हो जाता है उसे हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, और एक में नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिससे क्या होगा कि सर्किट में एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप करेगा और एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आयंस और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब पोटेंशियल डेवलप हो जाता है दोनों इलेक्ट्रोड में तो हम लोग बोलते हैं कि बैटरी के टर्मिनल्स, इसी को हम लोग टर्मिनल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल्स भी बोलते हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स को। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनल्स। ठीक है, तो दो टर्मिनल हो गए यहां पर, ये दोनों को हम लोग इलेक्ट्रोड्स बोल रहे हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस जब आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं बैटरी एक पोटेंशियल प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाए। तो जब हम लोग ओपन सर्किट रखते हैं, ये किस तरह से यूज होता है कि हम लोग, और बैटरी का सिंबल क्या है? बैटरी का सिंबल है, बैटरी सॉरी सेल हम लोग बोलते हैं। ठीक, ये हो गया सिर्फ सेल का सिंबल हो गया। अब इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, हम लोग जब सेल को यहां पर, सेल जब हमारा किसी सर्किट से कनेक्ट होगा, मींस उसके जो इलेक्ट्रोड्स हो गए, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, अगर हम लोग एक सेल ले लेते हैं और उसमें जो टू इलेक्ट्रोड्स होंगे, वो दोनों इलेक्ट्रोड्स को अगर हम लोग ओपन सर्किट में रखते हैं, मींस इससे कोई रजिस्टर्स को कनेक्ट नहीं किए, कोई लोड नहीं दे रहे हैं,
इस केस में जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर आपका पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल है और एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होने लगेगा। उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं जितना पोटेंशियल आएगा, मींस अगर आप वोल्ट मीटर यूज करते हो, वोल्ट मीटर अगर हम लोग यूज कर ले कि ये पोटेंशियल बताएगा इस पॉइंट का, कब, जब सेल को किसी भी सर्किट से मींस कोई भी लोड रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है, ठीक है। उस केस में जो वोल्ट मीटर जो रीडिंग बताता है उसे हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ सेल। क्या बोलेंगे? फॉर ओपन सर्किट के लिए, ओपन सर्किट के लिए हम लोग बोलते हैं कि जो वोल्टेज होगा वो ईएमएफ के इक्वल होगा, उसे हम लोग ईएमएफ बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। तो यहां पर देखो, आप देखोगे कि ईएमएफ ऑफ सेल क्या है। ईएमएफ फुल फॉर्म हम लोग इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ईएमएफ ऑफ अ सेल मे बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। मींस सेल में करंट एक भी फ्लो नहीं हो रहा होगा, मींस उसे किसी कोई लोड से कनेक्ट नहीं किया गया है, ओपनली रखा गया है, ओपन सर्किट में है। उस केस में जो रीडिंग हमारा आता है वो ईएमएफ ऑफ सेल होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। और वो कब होता है? जब इलेक्ट्रोलाइट हमारा जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स के तरफ हम लोग बोलते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स में जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, तो उस केस में पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप करता है, उनका जो डिफरेंस होगा वही हमारा ईएमएफ के इक्वल होता है, उसी को हम लोग ईएमएफ बोलेंगे, ठीक है। अब ये ईएमएफ किस किस चीज पे डिपेंड करता है? तो ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं कि चार्ज जो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, या पॉजिटिव चार्ज बोलिए नेगेटिव चार्ज, ये जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ये कहां से आ रहा है? ये इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है, ठीक है। और किस में जा रहा है? तो इलेक्ट्रोड्स में जा रहा है। सो हम लोग बोलते हैं साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल इस पे डिपेंड करता है, सॉरी, इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्टर, साइज पे डिपेंड नहीं करता, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी, एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करता। क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सेल, सेल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है इस पे डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट्स आप यूज कर रहे हो, कितना अमाउंट में यूज कर रहे हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। और यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग हम लोग बोले तो एरिया, एरिया जो होता है प्लेट्स का उस पर डिपेंड करता है, ठीक। तो ये है हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल, ये होगा जब ओपन सर्किट में करते हैं। और इसके बाद हम लोग बोलते हैं अगर हम लोग इसी सेल को कनेक्ट कर देते हैं किसी लोड रेजिस्टेंस में, जब हम लोग किसी सेल को किसी लोड रेजिस्टेंस में कनेक्ट करते हैं, जैसे कि ये अभी ओपन हम लोग रखते हैं, अभी ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट होने से क्या होगा कि अभी इसके पास जो भी पोटेंशियल बताएगा वो इसका ईएमएफ होगा। बट जब ये सर्किट क्लोज हो जाएगा, सर्किट क्लोज कर दिए, अब जो सेल से जो करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा सर्किट में, तब इसके जो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल आएगा, अब जो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल आएगा दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। अब देखो आप कनेक्शन के अकॉर्डिंग देखोगे टर्मिनल वोल्टेज का, तो हम लोगों ने क्या कहा था कि एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया सेल से। सो आप ध्यान से देखोगे तो एक इलेक्ट्रोड्स इसका इधर हो गया, एक इलेक्ट्रोड्स इसका इधर हो गया सेल का, ठीक। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ ये रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट है। पैरेलल कनेक्ट है मतलब कि इस रेजिस्टेंस में जितना भी वोल्टेज दिया जा रहा है लोड रेजिस्टेंस पे, वो सेल के थ्रू जितना टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा
वो उसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाता है लोड रेजिस्टेंस के साथ। कौन? टर्मिनल्स। ठीक है, टर्मिनल इलेक्ट्रोड्स भी आप बोल सकते हो। तो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसे क्या, किसे किसे बोलेंगे हम लोग? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स इन अ क्लोज सर्किट। इन अ क्लोज सर्किट, तो जब सर्किट क्लोज करते हैं तब जो सेल के बीच में जो पोटेंशियल टर्मिनल्स के बीच में आएगा पोटेंशियल, उसे हम लोग बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एक आपका टर्म, सेल के पास एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये क्या है? जो हम लोग यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स यूज कर रहे हैं, है ना, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स अब क्या होता है? करंट का फ्लो होने का मतलब क्या है? कि चार्ज का फ्लो होना, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो अगर सर्किट कंप्लीट होता है तो सर्किट में सेल के अंदर भी कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा होगा, तभी हम लोग बोलते हैं। तो आउटसाइड में करंट हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा, इनसाइड द सेल नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट का फ्लो होगा। मींस जो चार्ज का फ्लो हो रहा है वो आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का अपोजिट करंट फ्लो करता है। तो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट अगर हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा आउटसाइड द सेल। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव आउटसाइड द सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, बट इनसाइड द सेल पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करते हैं। तो कहीं ना कहीं चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करता है? चार्ज के फ्लो को यहां पर अपोज करता है। ठीक है, तो एक तरह का रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट को, कि वो फ्लो जितना कम से कम करे उस इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू। तो सेल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है जो आपका करंट का फ्लो को अपोज करने के लिए। तो उस रेजिस्टेंस के पीछे कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल सेल अपना यूज कर लेता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल जो होगा, देखो यहाँ पे क्या बोला जाता है? इट इज डिफाइंड एज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स के थ्रू जो अपोजिशन ऑफर होता है ना, मीन्स रेजिस्ट करना of the cell to the flow of current through the cell. It is mainly depends on the nature of electrolytes, nature of electrolytes and electrodes। किस टाइप के इलेक्ट्रोड्स आप यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स के नेचर पे डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, तो हम लोग देखें तो अगर हम लोग किसी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिकली, अगर बोले तो ये उसका हो गया आपका ईएमएफ के थ्रू ये आएगा, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, ये ओपन सर्किट में है इसलिए। अगर क्लोज सर्किट में होगा, सपोज इस तरह से हम लोग लिखते हैं क्लोज सर्किट के लिए, तो यहां वी ले लेंगे। ठीक है, तो सेल क्या कर रहा है? सेल कि जो पोटेंशियल टोटल जो ओपन सर्किट में जो ईएमएफ होता है, ओपन सर्किट में जो ईएमएफ होता है, वो ईएमएफ में से कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल वो अपने इंटरनल रेजिस्टेंस पे यूज करता है। दैट इज, अगर सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा होगा तो एक करंट तो उसका एक ईएमएफ हम लोग बोलेंगे, अगर आप इसे इस तरह से बोलोगे कि पोटेंशियल अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस पोटेंशियल अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये कितना हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए करंट तो सीरीज में देखो तो इस सीरीज में ही है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए करंट पोटेंशियल हो गया आई इंटू आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर। ठीक है, जहां पे ये बोला जाता है कि आई आर जो है टर्मिनल वोल्टेज के अकॉर्डिंग पैरेलल उसके होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होगा। मीन्स ये जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज V जो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, ये किसके इक्वल होगा? सर्किट में फ्लो करने वाला करंट इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ये V प्लस, देखो आई आर हमारा V हो गया टर्मिनल वोल्टेज प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ जो
पोटेंशियल प्रोवाइड हो, I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये होता है एक तरह से हम लोग बोले तो ये एक रिलेशन है बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में। यहाँ देखो रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो रिलेशन यही होगा। हम लोगों ने क्या कहा, जो हमारा ईएमएफ होता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को उतना ही प्रोवाइड कर पाता है जितना उसके पास बच जाए फ्रॉम इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो V इज इक्वल टू आई आर। ये तो रिलेशन हो गया इन तीनों के बीच में। ठीक है, EMF इज V इक्वल टू आई आर प्लस आई आर करते हैं, तो यहाँ पर I इज इक्वल टू EMF बाई आर प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम लोग I इज इक्वल टू चेंज कर देते हैं, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होगा वो सर्किट के साथ, सर्किट के सेल के पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज के साथ पैरेलल कनेक्ट हो, तो इसमें करंट आई जा रहा। सो V इज इक्वल टू आई आर, है ना। यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्सटर्नल टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू I इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो यहाँ पर आप पुट करते हो तो I इज इक्वल टू V बाई आर इज इक्वल टू E बाई आर प्लस आर। सो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, E इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाई आर प्लस आर। ये भी रिलेशन हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करेंगे, यहां पर हो गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आई आर, आई इंटू इस रिलेशन से हम लोग निकालते हैं। सो आई इंटू स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू EMF माइनस V। ठीक है, और I इज इक्वल टू V बाई आर इंटू स्मॉल r E माइनस V। R उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, V आएगा, दिस इज इक्वल टू E माइनस V बाई V इंटू R। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस आया, इंटरनल रेजिस्टेंस देखो V से डिवाइड करोगे तो EMF बाई V माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये भी एक रिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे हम लोग देखें, फिलहाल यहाँ रिलेशन इन तीनों के बीच में ये हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो सेल्स को हम लोग सीरीज में भी कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि सेल्स आर इन सीरीज कर आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल सेल्स का मतलब क्या हो गया, सभी सेल्स का अपना EMF E होगा और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगा, R होगा। ठीक है, तो सारे सेल्स को जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, n टाइम्स ले लेते हैं, ओके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, सभी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस। सो n टाइम्स में जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल को हम लोग क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं। देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इन केस किसी का कनेक्शन अपोजिट हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव, तो आप उसको नेगेटिव वैल्यू ले, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी में नेट टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को एल्जेब्रिक सम करना होता है। ठीक है, सो पूरे सर्किट में टोटल EMF अगर हम लोग बोले तो कितना है, टोटल EMF E1 प्लस E2 प्लस E3 करना होगा हमें, जो कि कितने टाइम्स है,
n टाइम्स है, जिसको हम लोग बोलेंगे इट इज n इंटू ई, सभी इक्वल है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस देखोगे तो वो भी सीरीज में है। सो आर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? सो R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये भी सब n टाइम्स है, सेम है। सो इज इक्वल टू n इंटू आर हो गया। ठीक है, अब टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट अगर आप निकालते हो पूरा होल सर्किट का, तो क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, तो क्या हो जाएगा ये? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। अब सर्किट में अगर आप करंट को मेजर करने जा रहे हो, आई इज इक्वल टू ई टोटल बाई आर इक्विवेलेंट, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एन ई बाई आर प्लस एन आर। ठीक है, ये हो गया हमारा करंट ड्रॉन in a circuit when cells are connected, n number of identical cells are connected in series। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग ये बोले कि हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, एक्सटर्नल, वो काफी ग्रेटर है इंटरनल रेजिस्टेंस से, सो उस केस में क्या होगा? उस केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस एन आर का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये आर के इक्वल होगा तो हमारा करंट जो होगा, करंट जो होगा उस कंडीशन में वो एन ई बाई आर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग एक सिंगल सेल कनेक्ट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि करंट जो होगा वो सिंगल ईएमएफ बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाता। ठीक है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस वहां पर नेग्लेक्ट करते तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल सीरीज में कनेक्ट करते हैं जहां पर रेजिस्टेंस काफी हाई है एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हमारा जो करंट होगा वो एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके करंट थ्रू करंट इन करंट ड्रॉन थ्रू वन सेल, करंट ड्रॉन थ्रू वन सेल। ठीक है, एक सेल से जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा उसको आप एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मीन्स जितना सेल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ करंट हमें पता चल जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के केस में। और अगर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही बहुत जीरो है, मीन्स क्या हो जाएगा? ये जो करंट का वैल्यू जो आ रहा हमारा I इज इक्वल टू एन ई बाई आर, आई इज इक्वल टू एन ई एम एफ बाई आर प्लस आर एन आर। अगर यहां पर आर को नेग्लेक्ट करते हैं, मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, तो ये हो जाता है एन ई बाई एन आर। इसका मतलब ये क्या हो गया? ई बाई आर, मीन्स करंट कितना फ्लो कर रहा है? उस केस में करंट जितना एक सिंगल सेल के लिए फ्लो कर रहा था उतना ही फ्लो करेगा। ठीक, तो मीन्स जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा होगा तब। ओके, और यही चीज अगर हम लोग एन आइडेंटिकल सेल्स आर, मीन्स एन आइडेंटिकल सेल्स नहीं होकर के सारा डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है, तो सभी का ईएमएफ को आपको ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है? सभी के ईएमएफ को ऐड ऑन करना है। उसमें भी मैंने बताया क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव, मीन्स सेम पैटर्न में फ्लो कनेक्शन होना चाहिए। अगर किसी ने भी चेंज कर दिया, एक ने नेगेटिव से पॉजिटिव, तो आपको ये माइनस ही लेना होगा। ठीक है, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो सभी को ऐड करेंगे।
R1 प्लस R2 करके। नाउ इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अब सेल आइडेंटिकल है तो सभी का टर्मिनल वोल्टेज या ईएमएफ बोलिए सभी सेम होंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होंगे। पैरेलल जब आप कनेक्ट करते हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बोला जाता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में n टाइम्स, और इसे हम लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से R से कनेक्ट कर देते, ठीक है। सो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो पोटेंशियल सेम होगा तो टोटल ईएमएफ जो हमारा होगा वो एक सिंगल सेल का जितना ईएमएफ है उसके इक्वल होगा, ठीक है। हाँ, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, सो ये 1/R1 करके ऐड करते तो n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एक सिंगल रेजिस्टेंस। वन सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग नंबर ऑफ सेल से डिवाइड कर दें, मीन्स R/n हो जाएगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि कनेक्ट है सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो अगर हम लोग R इक्विवेलेंट अगर फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस R/n, ओके। यहां पर अगर हम लोग करंट निकालने जाएं कि सेल के थ्रू करंट कितना ड्रॉन हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि टोटल ईएमएफ बाई आर इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ कितना आ रहा है, हमारा टोटल ईएमएफ आ रहा है एक सिंगल ईएमएफ के इक्वल ई, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है, आर एक्सटर्नल प्लस R/n। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो एन ई बाई एन इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस आर हो जाता है, ठीक है। तो हमारा करंट का वैल्यू आ गया एन ई बाई एन आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहां भी अगर हम लोग कंडीशन चेक करते हैं कि हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो अगर हम लोग बोले कि व्हेन R इज फार ग्रेटर देन R इंटरनल रेजिस्टेंस, देन I इज इक्वल टू E बाई R, क्या होगा, NR प्लस R को हम लोग NR मानेंगे, क्या मानेंगे, NR प्लस R इज अप्रोक्सीमेटली NR। सो पुट करते हैं, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस को अप्रोक्सीमेटली 0 मान लिए, तो ये हो गया E बाई R, मीन्स क्या होगा, करंट थ्रू सिंगल सेल, सिंगल सेल से जितना करंट फ्लो कर रहा है उतना ही करंट ओवरऑल पैरेलल कॉम्बिनेशन की सारे रेजिस्टर्स को आप पैरेलल कनेक्ट कर दो फिर भी करंट एक सिंगल सेल के थ्रू होगा उतना ही फ्लो करेगा, ठीक है। तो ऐसा कब हो रहा है, जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मींस लोड रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तब ऐसा होगा कि आप पैरेलल बहुत सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करो फिर भी करंट एक ही सेल के बराबर फ्लो करेगा, ठीक है। सेकेंड अगर हम लोग बोले अगर हम लोग बोले कि हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल हो जाता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा करंट क्या हो जाएगा, एन ई बाई आर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, अगर आप यहाँ पर देखो इस रिलेशन में इसको 0 करते हो तो आर बाई एन होगा, एन मल्टीप्लाई हो गया तो एन ई बाई आर हो जाएगा, ठीक है। मीन्स एक सिंगल सेल का अपना जितना करंट फ्लो कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ उसके अकॉर्डिंग एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन इंटू करंट थ्रू अ सिंगल सेल, ठीक है। एक सिंगल सेल के थ्रू जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा उतना टाइम्स
टोटल करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इसलिए अगर आपको ज्यादा करंट चाहिए तो आपको सेल्स को किस तरह का कनेक्शन देना होगा, सेल्स को हमें, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइड करता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखें तो ये तो था पैरेलल कॉम्बिनेशन। मिक्स ग्रुपिंग, मिक्स ग्रुपिंग में क्या है कि आप सेल को सीरीज में भी कनेक्ट कर रहे हो एन नंबर ऑफ सेल्स को, ठीक है, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ होगा कितना टाइम्स, एन टाइम्स, ठीक है। और ये सारे सेल्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सभी एन टाइम्स है मान लीजिए, ठीक। और ये हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं इसे एम टाइम्स पैरेलल में, मींस सीरीज में है ये एन टाइम्स और पैरेलल में है ये एम टाइम्स, ठीक है। और उसके बाद ये किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट। सो इस केस में अगर हम लोग हर एक सिंगल सिंगल ब्रांच का देखें कि टोटल रेजिस्टेंस और टोटल ईएमएफ कितना होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि टोटल अगर हम मान लेते हैं सारे सीरीज वाले सेल्स को, सो ये एन टाइम्स टोटल ईएमएफ हो गया, है ना, एन टाइम्स ऑफ अ सिंगल सेल, ईएमएफ ऑफ सिंगल सेल। टोटल रेजिस्टेंस तो ये भी एन टाइम्स इनटू रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल सेल। अब इस तरह का कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं कि ये सारे ब्रांचेस में है, एन ई और एन आर, है ना, और ये एम टाइम्स है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है, सेम चीज है, बस मैंने सीरीज को एक जगह कंबाइन करके एक सिंगल सेल मान लिया। ओके, अब जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा तो टोटल ईएमएफ यहां भी होगा, टोटल टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग टोटल ईएमएफ बात करें, सो कितना हो जाता है, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो सभी का ईएमएफ सेम होगा, ओवरऑल एक ही सेल का ईएमएफ लेते हैं एन ई बाय, सॉरी, सिर्फ एन इंटू ई हो गया। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो जितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में उससे डिवाइड करते हैं अगर आइडेंटिकल है तो। एक सिंगल ब्रांच का एक रेजिस्टेंस हम लोग लिए एन आर, एन आर, और टोटल कितना टाइम्स ये एन आर है, एम टाइम्स पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल में हमें उसे डिवाइड करना होता है, सीरीज में हम लोग उसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब करंट जो फ्लो कर रहा होगा वो ई टोटल बाय आर टोटल, सॉरी, आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट अगर यहां पर हम लोग देखें, आर इक्विवेलेंट कितना आता है, आर इक्विवेलेंट हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस एन आर बाई एम, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगर करंट निकालते हैं मिक्स ग्रुपिंग में, सो आई इज इक्वल टू एन ई बाई आर प्लस एन आर बाई एम हो जाता है। और इसको सॉल्व किया जाए तो आई इज इक्वल टू एम एन ई बाई एम आर प्लस एन आर हो जाएगा। ये हो गया अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, ठीक है। तो क्या आ जा रहा है हमारा, करंट आ जा रहा है एम एन ई बाई एम आर प्लस एन आर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें किर्चॉफ्स रूल। किर्चॉफ्स रूल यहां पर हम लोग एक पढ़ते हैं सर्किट एनालिसिस में, कि इलेक्ट्रिक सर्किट अगर बना हुआ है तो उसमें करंट का बिहेवियर कैसा है और पोटेंशियल का बिहेवियर कैसा है, तो उसमें किर्चॉफ्स ने दो रूल दिए।
ठीक है। एक हम लोग बोलते हैं लॉ भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, किर्चॉफ्स लॉ, जिसे हम लोग बोलते हैं। एक होता है आपका किर्चॉफ्स करंट लॉ, करंट के लिए एक दिया गया, जो कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ठीक है। सेकेंड उन्होंने दिया किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, तो दो लॉ है यहाँ पर, एक किर्चॉफ्स जंक्शन लॉ, एक किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं। जंक्शन लॉ में क्या होता है, जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग बोला गया कि अगर कोई एक टर्मिनल, कोई एक पॉइंट, जिसे हम लोग जंक्शन मानते हैं, जहां से बहुत सारे वायर करंट के ब्रांचेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जहां से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या इन कर रहा है, तो जितना भी इनपुट करंट होगा, करंट इनपुट इज इक्वल टू करंट आउटपुट, इसके इक्वल होगा। मीन्स अगर हम लोग टोटल करंट को सम करने जाएंगे, मीन्स इनपुट और आउटपुट दोनों को अगर हम लोग सम करें, तो ओवरऑल ये 0 आता है। मीन्स जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इन होगा उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज आउट होगा। सो यहाँ पर नेट करंट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा उस जंक्शन का, स्पेशली उस पॉइंट पे जितना करंट का फ्लो हो रहा। तो रूल क्या बोला गया है, द सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग एनी पॉइंट्स और जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट्स लीविंग दैट पॉइंट। जितना करंट इन कर रहा है और जितना करंट उस पॉइंट से लीव कर रहा, उस सभी का सम जो होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। जैसे यहाँ पर देखो, आप सर्किट देख रहे हो, तो I1 इन कर रहा है, I2 और I3 आउट हो रहा है। इट मींस I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 बोलेंगे अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स करंट लॉ। ठीक है। लूप लॉ में अगर बात करें तो इस स्टेट्स दैट कि देखो, लूप लॉ वोल्टेज पे बनाया गया है। ठीक है। जिसे बोला गया कि टोटल सम ऑफ द वोल्टेज ऑफ एनी क्लोज लूप, जितने भी रेजिस्टेंस या सेल हम लोग यूज करते हैं सर्किट में, उस सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो एक लूप, अगर हम लोग किसी भी लूप को लेते हैं, तो उस लूप में सारे, जैसे कि यहाँ पर एक सेल कनेक्ट कर दिए है ना, यहाँ से यहाँ तक सेल है, फिर यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो एक लूप अगर हम लोग बनाते हैं, तो इस लूप में सारे इक्विपमेंट्स या फिर आप बोलोगे सेल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल अक्रॉस द सेल, पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर, सभी का एल्जेब्रिक सम जो होगा वो 0 होगा। ठीक है। सो क्या बोला गया है, the algebraic sum of all voltages, that is the potential difference across all elements and EMFs यानी सेल की बात हो रही है, एलिमेंट्स यानी रजिस्टर्स के बारे में बोला जा रहा, ऑफ ऑल सोर्सेज इन एनी क्लोज सर्किट इज 0। एनी क्लोज सर्किट मीन्स क्लोज लूप बनाना होगा, क्लोज लूप होना चाहिए। तो हमारा उस केस में एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल across all the elements और EMFs are 0। तो यहां पर आप देखोगे, अगर लूप लॉ अप्लाई करते हो, मीन्स किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो अगर हम लोग यहाँ पे नेमिंग करते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक है, ये पॉइंट डी हो गया। तो एक लूप ए बी सी डी चलेगा, ठीक है, और एक लूप चलेगा ए डी सी ए चलेगा वापस। ठीक, दो लूप यहाँ पे बन रहा। तो हम लोग अगर बोले कि पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, दैट इज 24 जो दिया, प्लस पोटेंशियल अक्रॉस बी टू सी, प्लस पोटेंशियल अक्रॉस सी टू डी, प्लस पोटेंशियल अक्रॉस डी टू ए, इन सभी का सम जो होगा वो 0 आएगा। और इसमें हम लोग साइन कन्वेंशन भी देखते हैं कि आप लूप में जो मूव कर रहे हो, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, और करंट का डायरेक्शन उसमें किस तरफ है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। जैसे सेकंड वाले में फिर हम लोग अगर किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे, तो ए टू डी वी ए डी प्लस वी डी सी प्लस वी सी ए,
सभी का सम 0 आएगा। ठीक है। साइन कन्वेंशन की बात करें लूप लॉ के लिए, ओनली फॉर लूप लॉ अगर हम लोग बात करें, साइन रूल बोलिए आप इसे। ठीक है। सो इन KVL किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो अगर हम लोग बोले कि ये हमारा एक रजिस्टर है R जिसमें करंट I जा रहा, अब करंट किधर से किधर फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता होगा, मूव करता है, नेचर वैसा है। तो आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, आप अगर टुवर्ड्स द करंट मूव कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो पोटेंशियल आया, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, सो वी ए बी इज इक्वल टू, हायर से लोअर में जा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, और v इज इक्वल टू आई आर से हम लोग बोलेंगे माइनस आई इंटू आर। ये रेजिस्टेंस के लिए है। ठीक है, और जस्ट आप अगर इसी करंट का, रेजिस्टेंस में करंट इधर फ्लो कर रहा है और ए और बी, आप करंट के अपोजिट जा रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा था, करंट के डायरेक्शन के साथ जा रहे थे, अभी करंट के डायरेक्शन अपोजिट हो गया, उस केस में जो टोटल रेजिस्टेंस हमारा है, तो वी ए बी जो होगा वो पॉजिटिव आई आर हो जाएगा, क्योंकि आप लोअर से हायर आप मूव कर रहे हो, करंट तो अपना फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, आप नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल के जा रहा है, मींस आपका फाइनल पॉजिटिव हो रहा है, इंक्रीज कर रहा। सो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, जिसको V इज इक्वल टू आई आर बोलेंगे। ठीक है। अब अगर हम लोग सेल की बात करें जिसके पास अपना एक EMF होता है, ठीक है, या टर्मिनल वोल्टेज बोल लीजिए पोटेंशियल के, इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, तो इस केस में पॉजिटिव नेगेटिव होगा, आप किधर मूव कर रहे हो ये मायने रखता है। अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव रख रहे हो, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी ले लो, सो पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, फिर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, तो आपके अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो माइनस EMF E लेना होगा। ठीक है, वहीं पर अगर ये सेल एज इट इज पॉजिटिव से नेगेटिव है, ए से बी हम लोग ले लें, और आप अपोजिट जा रहे हो नेगेटिव से पॉजिटिव, सो बी बी ए B2A जा रहे हो, तो ये EMF E है, तो आप लोगे माइनस ई, सॉरी, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव प्लस ई लेंगे। ठीक है, तो यही साइन कन्वेंशन रूल हम लोग यूज करते हैं। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, तो क्या बोलेगा, इन द सर्किट्स ऑन द वैल्यू ऑफ करंट I1 I2 एंड I3 इज व्हाट। ठीक है, तो अगर हम लोग लूप चलाते हैं यहां पर, तो लूप में हम लोग पॉइंट नोटेट कर देते हैं, A B, वही यहां पर आएगा आपका C, ये भी A पॉइंट ही मानेंगे इसको। ठीक है, एक ही जगह कनेक्ट है, और यहाँ हो गया हमारा D। तो अब यहाँ पर करंट का डायरेक्शन तो गिवन है, एक रिलेशन ये आता है कि I1 जो है वो I2 प्लस I3 के इक्वल होगा, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग यूजिंग, हम लोग बोल सकते हैं KCL, किर्चॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, अब वोल्टेज लॉ लगाते हैं, किस में यूज करेंगे, यूजिंग वोल्टेज लॉ इन लूप ABCD, ABCD, ठीक है, इस लूप में हम लोग चलते हैं।
तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट देखो इधर फ्लो कर रहा है, करंट इधर से होते हुए इस तरह से करंट जा रहा, तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, ए टू बी जा रहे हो, क्लॉकवाइज चलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि क्लॉकवाइज ही चलना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी आप चल सकते हो। सो पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो ये हो गया -24 वोल्ट। फिर करंट जिस डायरेक्शन में है उसका ऑपोजिट जा रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट हम लोग चलते हैं तो क्या बोला गया, करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट अगर आप चलोगे तो आपको पॉजिटिव लेना होगा। तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं इसे +2I1। अब ये I1 होगा क्योंकि जितना करंट में जितना आउट हो रहा है उतना ही इन करेगा, ठीक है, सेल में। तो ये I1 हो गया। I2 इधर जा रहा था, यहां भी I2 आएगा, और I3 इधर से जा रहा था तो इधर से I3 चला जाएगा, ठीक है। ठीक। तो इस केस में +2I1। फिर यहां से हमारा लूप अगर इधर मूव करते हैं तो करंट इधर I2 जा रहा और करंट के अपोजिट जा रहे हो, फिर से आपको लेना होगा +6I2, ठीक है। अब यहां पर आप सेल में देखोगे तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, नेगेटिव पर पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। सो हमें इसे +27 वोल्ट लेना होगा, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा बना। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 24 वोल्ट, 27 वोल्ट, 3 वोल्ट आता है, यानी कि हमारा इक्वेशन बना 2I1 + 6I2 इज इक्वस टू आप बोलोगे यहाँ +3 इज 0 आ जाएगा 24 और 27 से, बट हम लोग इसे अगर +3 को राइट साइड लेके आते हैं तो ये बन जाता है हमारा इज -3, इक्वेशन 1, ठीक है। अब सेकेंड लूप की बात करते हैं। सेकेंड लूप में हम लोग देखेंगे तो A टू D गए, इसमें लूप हम लोग इस तरह से चलाएं, तो A टू D जब हम लोग गए तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो हमारा -27 वोल्ट हो गया, ठीक है। फिर करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, -6I2। यहां पर अपोजिट हो रहा है, I3 इधर जा रहा है और आप उसके अपोजिट जा रहे हो, तो +4I3 हो गया, ठीक है। वापस फिर हम लोग A पे आ गए तो इज इक्वल टू 0 ले लिए। I2 और I3 यहाँ देखो, I1 इज इक्वल टू I2 + I3 है। यहां पर भी अगर हम लोग इक्वेशन 1 में I2 और I3 के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ये भी I2 और I3 के टर्म्स में है, तब हम ये दोनों इक्वेशन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 2I1 है और I1 इज इक्वल टू I2 + I3 अगर हम लोग पुट करते हैं इन इक्वेशन 1 अगर हम लोग देखें तो 2I1 और I2 + I3 हो जाएगा I1 के प्लेस पे, ठीक है। और 6I2 है, +6I2 इज इक्वल टू -3। सो ये हो गया 8I2 + 2I3 इज इक्वल टू -3। अब यहां देखो 6I2 है और 4I3 है, ठीक। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसमें से I2 को पॉजिटिव करते हैं, -6 से उधर ले गए, +6I2 +4I3 है, -4I3 हो जाएगा, इज इक्वल टू -27 एज इट इज। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, I2 I3 का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आप कॉमन लेते हो 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन गया 2 8 जा 16I2
मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 8 जा 16, 2 2 जा 4i3 इज इक्वल टू -6। दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 2, ये था इक्वेशन 1 और ये था इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट, 6 + 6 12, तो ये हो गया 22i2 इज इक्वल टू -21। तो हमारा i2 का वैल्यू आ जाता है -21/22 एम्पियर। ठीक है, तो ये हुआ i2 का वैल्यू। अब i2 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो फिर हमें i3 का वैल्यू आएगा। डायरेक्ट हम लोग को करंट का वैल्यू, और i2 और i3 का वैल्यू हम लोग इस जगह पुट करते हैं तो i1 का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग यूज करते हैं लूप लॉ का और जंक्शन लॉ। ठीक है, यहां पर हम लोग KVL अप्लाई कर रहे हैं, लूप लॉ। सो आई होप कि आप लोगों को किर्चॉफ्स लॉ और सेल से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। मिलते हैं फिर हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू।